ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है। ईरान ने दावा किया है कि दोनों देश कुछ चीजों पर सहमत हो गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक अब एक संभावित समझौते के ड्राफ्ट पर काम शुरू किया जाएगा। ओमान की मध्यस्थता में हुई इस बैठक से भविष्य में शांति का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को चुनाव में जीत और पीएम चुने जाने की बधाई दी। साथ ही परिवार के साथ भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत बांग्लादेश को सबसे भरोसेमंद साथी बताया। बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ढाका गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम तारिक रहमान को प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी सौंपी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किया। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर वेन्यू तक पहुंचे। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में हमारे युवा दुनिया के लिए इनोवेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप छा गए हैं। आज हमारे पास 126 यूनिकॉर्न हैं। फ्रांस के साथ हमारी मूल्यों और इनोवेशन की साझेदारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्चुअली H125 फ्लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। वहीं कर्नाटक में कोलार के वेमगल में यूनिट्स तैयार की जाएगी। ये भारत और फ्रांस का ज्वाइंट एरोस्पेस वेंचर है। ये हेलीकॉप्टर्स ऊंचाई वाले इलाकों में सिंगल इंजन की मदद से सफर कर सकता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये इकलौता विमान है। इसमें 6 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में दोनों ही नेताओं का फोकस आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर रहा। एआई, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ काम करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। पीएम मोदी ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि हम यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया है। मैक्रोन ने कहा कि हम मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी बातचीत चल रही है। एआई को लेकर साथ काम करने पर सहमति बनी है। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। मोदी ने बेबाकी से 2047 तक भारत को टॉप 3 एआई लीडर बनाने की बात कही। मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना हमारा मकसद है। हम आने वाले दिनों में एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई के प्रोडक्शन में भी महारत हासिल करेंगे। समिट के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खामियों पर भी मंथन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया है। यह आरक्षण 2014 में एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक लागू नहीं हो पाया और इसे लैप्स माना गया। अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि 5% आरक्षण देने के लिए जारी किए गए सभी सरकारी फैसले और सर्कुलर रद्द माने जाएंगे। महाराष्ट्र की पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश करेगी। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजने का भरोसा दिया। एनसीपी नेताओं ने अजित पवार के विमान हादसे की वजह की तय तक जाने के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाए जाने पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री नीतीश राणे ने टीपू सुल्तान चौक बनाने की मांग करने वालों पर तीखा हमला बोला। नीतीश राणे ने कहा कि ऐसी मांग करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी को मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने टीपू सुल्तान पर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया था। अब मंत्री नीतीश राणे ने भी हमला बोला है।